साल था 2018। मार्च में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें ये कहा जाता है कि एससी एसटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। साथ ही अरेस्ट करने के पहले परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। इस फैसले को चौतरफा घेरा जाता है। विपक्षी राजनीतिक दल इसे एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने वाला एक फैसला करार दे देती है। उसके बाद दलित समुदाय देशव्यापी हिंसक आंदोलन के लिए सड़कों पर भी आती है और नतीजन भाजपा सरकार को एक ऑर्डिनेंस पास करके इस फैसले को नल एंड वॉइड किया जाता है। संदेश साफ था, दलित वोट बैंक को तवज्जो देना और अपने लॉयल वोट बैंक जैसे कि जनरल और ओबीसी से पहले उनको प्राथमिकता देना। रिजर्वेशन जैसे मुद्दों से हताश जनरल वोटर्स पहले ही एससी एसटी एक्ट के कुछ ड्रैकोनियन लॉस के फेवर में नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करना बड़ा ही बेतुका सा डिसीजन था। यूजीसी का मुद्दा हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था। एक तरफ जहां अपोजिशन इस पे खामोश थी क्योंकि वो अपने लॉयल वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती थी, वहीं बीजेपी के लिए ये फैसला उड़ता हुआ तीर जैसा साबित हुआ जिसने धर्मेंद्र प्रधान से लेकर मोदी जी तक को लपेटे में ले लिया। साल 2025 की आखिरी तिमाही में एमपी बीजेपी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ा के 27% कर दिया, जिस वजह से अब टोटल रिजर्वेशन एमपी में 50% से ज़्यादा हो गया। जनरल कैटेगरी में काफ़ी आक्रोश फैला। सीधे इस फैसले को चैलेंज किया गया कोर्ट में। यह फैसला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले जजमेंट को बाईपास करती है, तो सरकार से सफाई मांगी गई और इस फैसले के समर्थन में एमपी बीजेपी की सरकार के द्वारा 15,000 पन्नों का एफिडेविट चिपका दिया जाता है कोर्ट में। फिलहाल फैसला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पिटाई और उनको काल नेमी जैसे शब्दों से संबोधित करना भी हिंदुओं को बिल्कुल रास नहीं आया। जगह जगह पे न सिर्फ योगी सरकार की आलोचना हुई, बल्कि कुछ लोगों ने त्याग पत्र तक थमा दिया सरकार को। आपको यह बता दें कि बीजेपी सरकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई नई नहीं है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से अलग अलग मुद्दों और मौक़ों पे स्वामी जी ने उनकी आलोचना की है, जैसे कि गौ हत्या बंद नहीं करवाना, काशी में रीडेवलपमेंट के लिए की गई तोड़फोड़, अयोध्या में अधूरे मंदिर का लोकार्पण। इन सभी मुद्दों पे पहले ही स्वामी जी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा जाता है कि जब विश्वनाथ धाम और रामलला के मंदिरों का रीडेवलपमेंट शुरू हुआ, तब वहाँ की लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। किसी का आरोप था कि उन्हें रीलोकेशन का मुआवजा नहीं मिला, तो किसी का आरोप था कि उनके 500 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहां मोदी जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 4,80,000 के मार्जिन से जीत हासिल की थी, वहीं ये आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनावों में सिकुड़ के महज 1,52,000 पे ही रह गया। बीजेपी के बहुत से लॉयल वोटर्स ये मानते हैं कि 2029 में या फिर 2034 में जब भी मोदी जी स्टेप डाउन करेंगे, तब योगी जी एक पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन बाहर की हवा कुछ और ही कहानी बयान करती है। कहा यह जाता है कि ये बात अमित शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और बीजेपी या आरएसएस की लीडरशिप ये चाहती है कि उनके ग्रुप के किसी बंदे को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अब इसी वजह से सारा रायता फैला हुआ है। लोगों ने इंटरनेट पर थ्योरी भी बनाई है कि योगी जी के सजेशन को बाईपास किया जा रहा है, जिसका नतीजा बीजेपी लीडरशिप को 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जहां 2019 में बीजेपी के पास 63 सीट थी यूपी लोकसभा चुनाव में, वहीं उन्हें 2024 में महज 30 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इनकम टैक्स, सेस टैक्स, जीएसटी और रोड टैक्स के बाद भी टोल टैक्स। जब ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था, तो हमें थोड़ा बुरा लगा था। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये देश सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि टैक्स किंग भी है। और इंडिया के टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा जनरल ओबीसी कैटेगरी से आता है। और उस कैटेगरी को जब स्ट्रेटेजिक तरीके से हर पॉलिसी से बेनिफिट से वंचित रख के सिर्फ पनिशमेंट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को इस देश में अंधेरे की तरफ ढकेला जाता है।
उनके लिए ना कोई बेनिफिट है, ना कोई स्कीम। इस देश में जनरल हिंदू कैटेगरी के लोग धीरे धीरे जर्मनी के यहूदी बनते जा रहे हैं। आज से 35 साल पहले जो कश्मीर में हुआ, अगर वो कल पूरे देश में होता हुआ मिल जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए हमें। बीजेपी चाहती तो शायद अपने इस लॉयल वोट बैंक को बचा सकती थी, लेकिन लगता है उनके सलाहकार भी आजकल कांग्रेस से ट्यूशन ले रहे हैं। क्योंकि यूजीसी और कई मुद्दों पर जब कोई पार्टी एक वर्ग विशेष पर दांव लगाती है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका वोट बैंक काफ़ी हद तक वैसे भी नॉन कंसोलिडेटेड है और थोड़ा एंटी बीजेपी भी है। ये वही वोट बैंक है जिसके दम पे मायावती एक बार तो सीएम बनी थी, लेकिन फिर कभी दोबारा लखनऊ का रास्ता नाप नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मजबूत वोट बैंक है जिसका 90% वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जा रहा है, लगभग 1990 से। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और योगी जी क्या वापस जनरल कैटेगरी का वोट ले पाएंगे 2026 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यूपी का ट्रेंड 2029 के लोकसभा चुनाव को काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल ही करेगा।